अब पुतिन जो कहेंगे उस पर ध्यान दे। एक बार फिर मैं यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। सत्ता अपने ही हाथों में ले लो। ऐसा लगता है कि आप लोगों से बातचीत करना कीव में बसे उन नशेड़ियों और नाजियों के गिरोह से ज्यादा आसान होगा। ये 2022 में हुआ था। यह क्रेमलिन की आधिकारिक भाषा थी। यह वही था जो हर दिन रूसी टीवी पर दिखाया जाता था। पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की एक वैध राष्ट्रपति नहीं थे। वह दुश्मन था जिसे नष्ट करना था और उसे ये बात दुनिया के सामने कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस दूसरे क्लिप पर ध्यान दें। 4 साल बाद मैंने सुना कि यूक्रेनी पक्ष श्री ज़ेलेंस्की व्यक्तिगत बैठक के लिए तैयार होंगे। क्या आप समझते हैं कि यहाँ क्या हुआ? ये एक छोटी सी बात लग सकती है, बस शब्दों की अदला बदली। लेकिन जब वो आदमी जिसने सालों तक किसी को नशेड़ी नव नाजी कहा, वही आदमी अब उसे श्री ज़ेलेंस्की कहने लगे, तो कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। और यह यूं ही नहीं हुआ। पुतिन शब्दों की गलती नहीं करते। उनका हर शब्द सोच समझकर चुना जाता है। अगर आप इन 2 शब्दों का गहरा अर्थ समझेंगे तो आपको वो बात पता चल जाएगी जिसे पुतिन छुपाना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा मानवीय बात है। ऐसी चीज जो हर किसी ने किसी न किसी में देखी है या खुद अपनी जिंदगी में महसूस की है। समझने के लिए कि क्या बदला है, हमें 9 मई 2026 पर वापस जाना होगा। विजय दिवस, रूसी कैलेंडर की सबसे पवित्र तारीख। हर साल 1965 से रूस इस दिन का इस्तेमाल अपनी सैन्य शक्ति दुनिया को दिखाने के लिए करता है। टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, बम वर्षक, यही वो दिन है जब क्रेमलिन दुनिया से कहता है, हम मजबूत है, हमारा खौफ है, हम अजेय हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग था। लगभग 20 सालों में पहली बार परेड बिना किसी सैन्य उपकरण के हुई। रेड स्क्वायर पर न टैंक चले, न मिसाइल, न बख्तरबंद वाहन। इसका कारण अस्पष्ट बताया गया। क्रेमलिन ने कहा कि यह वर्तमान ऑपरेशनल स्थिति की वजह से है। दूसरे शब्दों में कहें तो टैंक यूक्रेन में हैं और जो टैंक यूक्रेन में नहीं हैं वे रेड स्क्वायर पर दिखने से डरते हैं, क्योंकि कोई यूक्रेनी ड्रोन उनसे पहले आ सकता है। इस बारे में अच्छे से सोचो। रूस, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में से एक है, अपनी ही राजधानी में अपने टैंकों को दिखाने से डर गया। परेड 45 मिनट तक चली। यह सामान्य से कहीं कम समय था। और जानते हैं वहां कौन था? बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको, जो परेड में कभी नहीं चूकते। मलेशिया के राजा, लाओस के राष्ट्रपति। अब पिछले साल की परेड से तुलना करें। लूला वहां मौजूद थे, शी जिनपिंग वहां मौजूद थे। इस साल चीन ने दूसरे स्तर के प्रतिनिधि को भेजा। लेकिन इस परेड में इससे भी ज्यादा खुलासा करने वाली एक बात थी। ऐसा कुछ जो रूस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रूस के इतिहास में पहली बार उत्तर कोरियाई सैनिकों ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में मार्च किया। यही वे सैनिक हैं जिन्होंने रूस की धरती पर कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई लड़ी ताकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जमीन की रक्षा करने में मदद मिल सके। घोषक ने उन्हें नायक कहा। नायक एक ऐसे देश से जो अपनी आबादी को खाना खिलाने में भी मुश्किल में है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी जीत का जश्न मनाते हुए मार्च। और एक और बात है जिसे शायद ही किसी ने बताया हो। परेड से कुछ दिन पहले एक यूक्रेनी ड्रोन क्रेमलिन से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर उठ रहा था। रूस एक संभावित हमले को लेकर इतना चिंतित था कि उसने पूरे इवेंट के दौरान पूरी मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया था। और ठीक इसी माहौल में ज़ेलेंस्की, जिसे पुतिन नशेड़ी नव नाजी कहते थे, ने एक औपचारिक डिक्री जारी की जिसमें रेड स्क्वायर के सटीक निर्देशांक थे और उस क्षेत्र को अस्थायी रूप से यूक्रेनी हमलों की योजना से बाहर घोषित कर दिया। क्रेमलिन ने उस डिक्री को बेवकूफ़ी भरा मजाक कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि रूसी इतिहास की सबसे पवित्र परेड उसी इंसान की मर्जी पर निर्भर थी जिसे पुतिन ने तबाह करने की कसम खाई थी। अपना निष्कर्ष खुद निकाले।
अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। पुतिन ने परेड के बाद क्या कहा? कैमरे बंद होने के बाद और सैनिक अपने बैरकों में लौटने के बाद पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया। यही उन्होंने वो संबोधन इस्तेमाल किया, श्री ज़ेलेंस्की। मैंने सुना कि यूक्रेनी पक्ष श्री ज़ेलेंस्की व्यक्तिगत बैठक के लिए तैयार हैं। लेकिन यही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे कई लोग चौंक गए। मुझे लगता है ये मामला अब खत्म होगा। और ध्यान से देखो, उसने युद्ध नहीं कहा, उसने ऑपरेशन नहीं कहा, उसने मामला कहा। जैसे कोई व्यापारिक सौदा हो जो पूरा होने के करीब है। पुतिन 4 साल से युद्ध शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा मानना होगा कि युद्ध उन्होंने शुरू किया है। लेकिन मामला शब्द कुछ और बड़ा उजागर करता है। यह एक आदमी को दिखाता है जो अपनी बनाई चीज का आकार छोटा करना चाहता है, कम करके दिखाना। एक ऐसे अंत की जमीन तैयार करना जिसे उसने नहीं चुना था। और बात यही नहीं रुकी। पुतिन ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, किसी तटस्थ देश में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन सिर्फ तब जब सारी बातें तय हो जाए। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यह अंतिम कदम होना चाहिए, न कि बातचीत की शुरुआत। ये मजबूत और आत्मविश्वासी लगता है, पर सोचिए इसका असल मतलब क्या है? पुतिन कह रहे हैं कि वह एक समझौता चाहते हैं, वह दरवाजा खोल रहे हैं, वह अपने ही मुंह से शांति शब्द बोल रहे हैं। वही पुतिन जिन्होंने 2022 में कहा था कि यूक्रेन एक देश के रूप में बस अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस बदलाव के बारे में अच्छे से सोचिए। 4 साल में वह आदमी देश को मिटा दूंगा से मैं श्री ज़ेलेंस्की से मिलना चाहूंगा तक आ गया। तो जो सवाल बचता है वो है, अब क्यों? ऐसा क्या हुआ कि अब वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता? और जवाब देखिए, भाषणों में नहीं है, जवाब तो आंकड़ों में है। पिछले 28 दिनों में रूस ने यूक्रेन से कब्जा किए गए 116 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका खो दिया है। आकार समझे तो ये वैसा है जैसे एक शहर 1 महीने से कम में फिर से जीत लिया गया हो। यूक्रेन दक्षिण में बढ़ रहा है। डोनेट्स्क में बड़ा हमला, जिसके बारे में पुतिन ने वादा किया था कि ये निर्णायक वार होगा, पूरी तरह से रुका हुआ है। और अप्रैल में रूस में कुछ ऐसा हुआ जो 2024 के बाद से नहीं हुआ था। कई महीनों में पहली बार रूस ने जितनी जमीन जीती थी उससे ज्यादा जमीन खो दी। सच ये है कि नक्शा बदल रहा है, लेकिन पुतिन के लिए गलत दिशा में। ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इसका मतलब क्या है, क्या आप जानते हैं कि आधुनिक इतिहास की सबसे खूनी और धीमी लड़ाई कौन सी थी? सोम की लड़ाई 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक कुछ मीटर जमीन के लिए मर रहे थे। वॉशिंगटन में स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने गणना की है कि यूक्रेन में रूसी सेना की प्रगति सोम की लड़ाई में मित्र देशों की सेनाओं की प्रगति से भी धीमी है। सन 1916 में खाइयों और गोलियों के साथ, ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये युद्ध के मैदान के आंकड़े हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जिस पर शायद ही कोई सोचता है। इस साल फरवरी तक रूस ने अनुमानित 10 लाख सैन्य हताहतों, मृतकों और घायलों को जमा कर लिया था। 10 लाख 4 साल से कुछ ज्यादा समय में। अब इसकी तुलना सोवियत संघ से करें, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में 4 साल लगे थे और उसने 2 करोड़ 70 लाख लोग, सैनिक और नागरिक दोनों खो दिए थे। पुतिन ऐतिहासिक स्तर के बलिदान को दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई ऐतिहासिक जीत नहीं है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सच्चाई यह है कि रूस युद्ध में अरबों खर्च करते हुए और गरीब होता जा रहा है। एक गुमनाम रूसी अधिकारी ने देश के माहौल को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के लिए एक वाक्य में बयां किया, जो सब कुछ कह देता है। सबको लगता है यह द्वितीय विश्व युद्ध से भी लंबा हो गया है, फिर भी हम कोई क्षेत्र नहीं ले पाए। तो पहले सवाल पर लौटते हैं, अभी क्यों? क्योंकि हकीकत सामने आ गई है।
और जब हकीकत उस आदमी के सामने आती है जो सालों से कह रहा था कि वह जीत रहा है, तो उसके पास मूल रूप से दो ही विकल्प होते हैं, या तो अपनी गलती मान ले या कहानी बदल दे। पुतिन बस रूसी जनता से नहीं कह सकते कि हम हार गए हैं, ये उनके लिए अंत होगा, तो वह कुछ और भी ज्यादा परिष्कृत कर रहे हैं। वह दुश्मन को बदल रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में दुश्मन यूक्रेन था। उद्देश्य जाहिर है, नष्ट करना, जीतना और समाहित करना था। लेकिन अब पुतिन जिस दुश्मन का सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं वो पश्चिम है। बदले की भावना, इतिहास का मजाक उड़ाना, नाजियों के वर्तमान अनुयायियों को सही ठहराने की इच्छा, ये पश्चिमी अभिजात वर्ग की नीति का हिस्सा है जो क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देती है। रूस एक वैश्विक टकराव से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, साथ ही हम किसी को हमें धमकाने नहीं देंगे। पश्चिम द्वितीय विश्व युद्ध के सबक भूलना चाहता है। हमें याद है कि मानवता का भाग्य मॉस्को, लेनिनग्राद, रजेव, स्टालिनग्राद, कुर्स्क और खार्को की महान लड़ाइयों में तय हुआ था। अब बात यूक्रेन की नहीं रह गई है। ये पश्चिम के सामने टिके रहने के बारे में है। ये रूस के एक वैश्विक साजिश का शिकार होने के बारे में है। सच तो यह है कि यह बदलाव कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक रणनीति है। अगर युद्ध अब यूक्रेन पर कब्जा नहीं बल्कि रूस को पश्चिम से बचाने के लिए है, तो कोई भी परिणाम जीत बताया जा सकता है। वह कह सकता है, हमने मुकाबला किया, हम बच गए। पश्चिम हमें गिराने में असफल रहा। पुतिन इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। वह शांति समझौते के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसे वह रूसी जनता के सामने हार के रूप में नहीं बल्कि सफल प्रतिरोध के रूप में पेश कर सके। लेकिन इस रणनीति में एक समस्या है और रूसी जनता ये समझने लगी है। देखिए, पुतिन की लोकप्रियता आक्रमण की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। और हम पश्चिमी सर्वेक्षणों की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद रूसी सरकार के सर्वेक्षणों की बात नहीं कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में लोकप्रियता लगभग 78% थी, आज यह 65% है। एक ऐसे देश में जहां लोग सच बोलने से डरते हैं, कुछ ही महीनों में 13 अंकों की गिरावट बहुत बड़ी है। यह पुतिन के लिए एक खामोश तबाही है। गेन्नादी ज़्युगानोव, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, खुद संसद के अंदर ने जोर से वही कहा जो बहुत से लोग चुपचाप सोच रहे हैं। अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो इस पतझड़ तक हमें वही दोहराव देखने को मिलेगा जो 1917 में हुआ था। 1917, वो साल जब जार का पतन हुआ था, वो साल जब रूस में सब कुछ बदल गया था। एक पल के लिए मेरे साथ सोचो, अगर पुतिन सच में शांति चाहते हैं, अगर वो ज़ेलेंस्की को श्रीमान ज़ेलेंस्की कह रहे हैं और बातचीत के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि रूसी संसद उसी हफ्ते क्या पास कर रही होगी? उसी दिन जब दुनिया ट्रंप की मध्यस्थता से 3 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा कर रही थी, उसी दिन जब पुतिन शांति की बात कर रहे थे, रूसी संसद ने एक कानून पास किया जो खबरों में लगभग अनदेखा रह गया। ये कानून पुतिन को विदेशों में रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए सैन्य बलों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिन्हें विदेशी अदालतों द्वारा गिरफ्तार या मुकदमा चलाया जा रहा हो। सोचिए, इसका मतलब क्या है? दुनिया के किसी भी देश में किसी भी रूसी की गिरफ्तारी को सैन्य आक्रमण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ये तर्क पहले भी सुना है। यही बहाना 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो झूठी बातें कि वे रूसियों की रक्षा कर रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है कि ये कानून अब आया है। ये कानून उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के जवाब में लाया गया है जिसे 26 यूरोपीय देश पुतिन पर युद्ध अपराधों के मुकदमे के लिए बना रहे हैं। वैसा ही न्यायाधिकरण जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजी नेताओं पर मुकदमे के लिए बना था। पुतिन एक ओर शांति की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य की आक्रामकता के लिए खुद को कानूनी रूप से तैयार कर रहे हैं।
और अगर आपको अब भी इस बात पर कोई शक था कि दोनों में से कौन सा हाथ असली है, तो युद्ध विराम के 3 दिन बाद ही रूस ने एक ही दिन में यूक्रेनी शहरों पर 800 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। युद्ध की शुरुआत के बाद से यह सबसे बड़ा हमला था। बच्चों की मौत हो गई, अस्पतालों पर हमला हुआ। जिस मुद्दे का अंत होने वाला था उसने एक दोपहर में ही हफ्तों की लड़ाई से ज्यादा लोगों की जान ले ली। और यही हम उस बात पर आते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। इन सब के पीछे कुछ और मानवीय चीज। देखिए, पुतिन की कहानी सिर्फ एक हारी हुई जंग के बारे में नहीं है। ये उस चीज के बारे में है जिसे हर किसी ने कभी न कभी देखा है, किसी बॉस, परिवार के सदस्य या राजनीतिक नेता में। ये एक ताकतवर आदमी की कहानी है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने गलती की है, जिसने सब कुछ दांव पर लगाया, नाकामी देखी और पीछे हटने के बजाय दांव और बढ़ाता गया, और सैनिक और ड्रोन और प्रचार। क्योंकि गलती मानना सब कुछ खो देने जैसा होता। सत्ता, छवि, शायद खुद की आजादी भी। ऐसे लोग रुकते नहीं, बस दिशा या दुश्मन बदल लेते हैं और सब कुछ फिर से शुरू कर देते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ उसके व्यवहार में बदलाव कूटनीति की वजह से नहीं आया। असल में यह सबसे स्पष्ट स्वीकारोक्ति है जो पुतिन ने अब तक की है, बिना कभी सही शब्दों का इस्तेमाल किए। ये एक ऐसा आदमी है जो फंसा हुआ है और बेतहाशा कोशिश कर रहा है कि अंत की कहानी को खुद अपने तरीके से नियंत्रित कर ले, इससे पहले कि अंत अपने आप आ जाए। मैं आपकी राय चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि यह युद्ध 2026 में खत्म होगा? कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और आपको इस युद्ध को एक अलग नजरिए से देखने में मदद की है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस संघर्ष को फॉलो करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है ना? क्योंकि ये कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है और हम हर एक डिटेल को फॉलो करते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।